हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करेंगे बजट के बारे में। यूनियन बजट 2022-23 जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो हमसे डिस्कस करेंगे, और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए आपके ज़रूरी है वो सब यहाँ पे डिस्कस होगा। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे बजट से रिलेटेड, टर्म से रिलेटेड, वो आज क्लियर हो जाएंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा बजट और उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। बजट एक्चुअली होता है एक्सपेंडिचर और इनकम का अकाउंट। ये सरकार को प्रोवाइड करना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 112 कहता है कि आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में रखवानी है। प्रेसिडेंट को रिस्पांसिबिलिटी दी, प्रेसिडेंट ने रिस्पांसिबिलिटी फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल बजट प्रस्तुत करते हैं और पिछले कई सालों से 1 फरवरी को यह पेश किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। बजट की पॉलिटिकल कंसिडरेशंस या पॉलिटिकली उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, पार्लियामेंट में उसको कैसे पास किया जाता है, उस टॉपिक पे हम अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज हमारा डिस्कशन होगा कि इस बजट में 2022 से लेकर 23 तक क्या क्या नई चीजें हमारे सामने आई हैं। किसी भी बजट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू और दूसरा होता है कैपिटल। रेवेन्यू वो पार्ट होता है जहां पे डे टू डे एक्सपेंडिचर और डे टू डे रिसीप्ट, यानी कि कितना पैसा आता है डेली यूज में और कितना पैसा जाता है, ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है। और कैपिटल बजट वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आता है और पैसा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को लोन अमाउंट दे रहा हूं, लोन कर रहा हूं 10 साल के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और लॉन्ग टर्म अगर मुझे कोई पैसा दे रहा है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो वो भी कैपिटल रिसीप्ट में आएगा। रेवेन्यू के अंदर टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि सरकार को कितनी आमदनी आती है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक टैक्स से कितना आता है और एक नॉन टैक्स, यानी कि बाकी सोर्सेज से कितना आता है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट की कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो वो जितना प्रॉफिट कमाती होगी वो सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है। टैक्स में भी एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स यानी कि जिसका बर्डन जो है डायरेक्टली इनकम के ऊपर पड़ता है, जो इनकम टैक्स के द्वारा हम देख सकते हैं जितनी आपकी इनकम उतना आपको टैक्स देना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो हर एक नागरिक को देना पड़ता है, लेकिन वो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है। जितने का प्रोडक्ट होगा उस चीज के प्राइस के ऊपर वो टैक्स लगाया गया होगा। तो ये कैपिटल और रेवेन्यू के बीच का जो डिस्टिंक्शन है, उससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट आमतौर पे डेली यूज की जो चीजें हैं या सब्सिडी की जो चीजें हैं, पेंशन की चीजें हैं, सैलरी की चीजें हैं, उसमें कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, और नए एसेट्स क्रिएट करने के लिए, यानी कि नए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, ये बनाने के लिए कितना खर्चा कर रही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अगर हम बात करें इस बार के डेटा की, ये जो डेटा है 2022-23, यानी कि बजट ने एस्टिमेट लगाया है कि 2023-31 मार्च तक हमारा अराउंड रेवेन्यू जो आने वाला है वो 22 लाख करोड़ आने वाला है, और जो हमारा कैपिटल से रिसीप्ट आने वाला है, यानी कि लॉन्ग टर्म जो पैसा आने वाला है वो आने वाला है 17.5 लाख करोड़ के करीब। और इधर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, यानी कि जो खर्च करने वाली है सरकार, उसमें रेवेन्यू में वो खर्च करने वाली है अराउंड 31 लाख रुपीस, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 7.5 लाख करोड़ के करीब आने वाला है। ये फिगर्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम यहां से ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसमें ज्यादातर खर्चा उनका सैलरी देने में, पेंशन देने में या सब्सिडीज प्रोवाइड करने में खर्च हो जाता है, जबकि एसेट्स कंस्ट्रक्शन के लिए, नई बिल्डिंग्स, नए रोड्स, नए हाईवेज बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7.5 लाख करोड़ ही है। लेकिन तब भी अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो ये काफी इंक्रीज हुआ है। अगर आप सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये ग्राफ आपको काफी आइडिया दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज की बात करता हूं तो ये बोला जा रहा है कि इस साल 2022-23 में अराउंड आपके 1.5 लाख करोड़ जो है एग्रीकल्चर में जाएंगे, 1.04 लाख करोड़ जो है आपके एजुकेशन के जाएंगे, हेल्थ में 86,000 करोड़ का खर्चा होगा, और हेल्थ का जो ये खर्चा होगा वो बढ़ रहा है पिछले साल के मुकाबले, तो ये अच्छी बात है। रूरल डेवलपमेंट में 20 लाख करोड़ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं सेक्टर्स के अंदर, खास तौर पे एग्रीकल्चर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, इसको हमने बहुत ध्यान से समझना होता है, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहां से हमें डेवलपमेंट को और ज्यादा प्रमोट करने के मौके मिलते हैं। अब आते हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी स्पीच के अंदर और साथ ही साथ बजट डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या अनाउंसमेंट्स की हैं उनके ऊपर।
सबसे पहले उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि इस साल यानी कि 2022-23 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा, वो 9.2% होगा और उनका ये कहना है कि सारी लार्ज इकोनॉमीज में से सबसे ज़्यादा होगा। इसका एक कारण ये भी है कि पिछले 2 सालों में जो ग्रोथ रेट है बहुत कम रहा है, तो हम जब कंपैरिजन करेंगे पिछले साल से तो परसेंटेज अपने आप ज़्यादा आ जाएगा। इसको बेस इफेक्ट कहते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स पिछले बजट के टाइम पे शुरू की थी, यानी कि 14 सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके उनके अंदर कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने इंसेंटिव दिए थे, उसके थ्रू 60 लाख नई जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 25 साल का जो अगला फेज हमारा आने वाला है, आज़ादी के 75 साल 75 ईयर्स पूरे होने वाले हैं 2022 15 अगस्त को। उसके बाद के जो 25 साल हैं उनको उन्होंने बोला है कि अमृत काल बोला जाएगा। ठीक है, दीज आर जस्ट टर्मिनोलॉजीज, गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करती है ताकि थोड़ा सा एंथुजियाज्म बना रहे बजट के बारे में। तो अमृत काल के एंड होने पे 100 साल हो जाएंगे हमारी आज़ादी को 2047 के अंदर। तो इन 2047 तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें 4 पिलर्स पे हमने फोकस करना है। पिलर नंबर 1 इज पीएम गति शक्ति। तो गवर्नमेंट ने आउटलाइन कर दिया कि 4 चीजों पे हमने फोकस करना है। पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक प्रोग्राम था जो 2021 में स्टार्ट किया गया था, बट यहां पे बोला गया है कि हम उसी को फोकस बनाएंगे अपने आगे आने वाले समय के लिए। दूसरा पिलर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि जो वर्ग सोसाइटी के, जो सेक्शन सोसाइटी के जिनके पास डेवलपमेंट के बेनिफिट्स नहीं आ पाए हैं उनके लिए काम करना। तीसरा फ्यूचरिस्टिक चीजें, क्योंकि फ्यूचर के चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। फ्यूचर में डिजिटाइजेशन आने वाली है, फ्यूचर में 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है, नई नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज भी आने वाला है, पोल्यूशन की समस्या भी बढ़ रही। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक अलग से पिलर बनाया गया है। और आखिरी पिलर है कि ये सब के लिए आपने फाइनेंसिंग इकट्ठा करनी है, इन्वेस्टमेंट आना बहुत जरूरी है। अगर प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है बजट के अंदर या सिर्फ गवर्नमेंट खर्चा करती रहे तो फिर आप सक्सेसफुली देश को लॉन्ग टर्म तक रन नहीं कर सकते। तो ये 4 पिलर्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहला पिलर यानी कि पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड है। तो रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स, यानी कि एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो भी प्रोसेसेस लगती है उसको कम से कम समय में मैक्सिमम एफिशिएंसी से करवा पाना, यही लॉजिस्टिक्स है। और इन 7 सेक्टर्स के ऊपर पीएम गति शक्ति में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो रोडवेज की बात करें तो ऐसा बोला गया कि 25,000 किलोमीटर से एक्सपैंड की जाएंगी रोडवेज बाय 2022-23 और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए जाएंगे। अगर मैं रेलवेज की बात करूं तो रेलवेज में कई सारी अनाउंसमेंट हुई है। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये कि आप जो रेलवेज का एंटी कोलिजन सिस्टम है इंडिया के अंदर डेवलप किया गया, इंडिजिनियसली एंटी कोलिजन सिस्टम जिसका नाम है कवच, उसको डेवलप किया गया है और उसको आप 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क तक लगा देंगे। और ये जो कवच है ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है और इसको 2022-23 तक ऑगमेंट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी तक 2 रूट्स पे ही चलती है उसको 400 न्यू रूट्स पे चलाया जाएगा, क्योंकि वो भी इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। तो मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को वो प्रमोट करता है। पीएम गति शक्ति के अंदर यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, यही है पिलर इसका, इसी पिलर में हम पढ़ रहे हैं। उसमें नए टर्मिनल्स बनाए जाएंगे 100 और 100 ये जो नए टर्मिनल्स होंगे ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को केटर करेंगे, यानी कि रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज, हर चीज, हर एक तरह के ट्रांसपोर्ट को एक्सेस मिलेगा उस टर्मिनल के ऊपर। तो नेक्स्ट 3 ईयर का इन्होंने साइकिल सेट कर लिया है अपने लिए। साथ ही साथ 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो रेलवेज के अंडर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का मतलब यह हुआ कि जैसे एक स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट एक अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जाना जाए और वहाँ के प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। जैसे नागपुर में ऑरेंजेस हैं और शोलापुर में चिलीज हैं, स्लीपर्स हैं कोल्हापुर में, वैसे ही ऐसा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाए और वहाँ से रेलवेज, रोडवेज का इस्तेमाल करके और ज़्यादा भारी मात्रा में उसको एक्सपोर्ट के लिए भी दिया जाए। पहले हमने भारतमाला सुना था, सागरमाला सुना था, जो
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्कीम है। अब नई स्कीम आई है या नया डेवलपमेंट करना है इन्होंने, पर्वतमाला। पर्वतमाला का मतलब है ये रोपवे, जो आप ये देख ले, जिसको ट्रॉली भी कहते हैं, ट्रॉली कार भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो रोपवेज होता है, ये हिली या माउंटेनियस रीजन्स के बीच में एक्सेस प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलते हुए ऐसे नेशनल रोपवेज को डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें 8 नए रोपवे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। तो एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आ गया इसमें, रोपवे, यानी कि हिली एरियाज, इनएक्सेसिबल एरियाज के लिए रोपवे बनाए जाएंगे। ये था इंफ्रास्ट्रक्चर का पिलर, यानी पीएम गति शक्ति। दूसरा पिलर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट के सपोर्ट और सहायता की जरूरत पड़ती है। इंक्लूसिव सेक्टर के अंदर इन्होंने कुछ तो पहले अपने अचीवमेंट्स गिनाई कि हमने इतने लाख फार्मर्स को, 1.6 फार्मर्स को हमने 2.3 लाख करोड़ रुपीस दिए वीट और पैडी की प्रोक्योरमेंट पे, जो हर साल किया जाता है। एमएसपी पे वीट और पैडी को प्रोक्योर किया जाता है, वही डेटा इन्होंने दिया। फ्यूचर के लिए इन्होंने कहा कि गंगा रिवर के आसपास 5 किलोमीटर वाइड एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और उस कॉरिडोर के पास केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग करवाई जाएगी। तो जो एक्सेसिव केमिकल्स की वजह से, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के यूज की वजह से सॉइल फर्टिलिटी का नुकसान हो रहा है, उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट पहले गंगा रिवर के आसपास किया जाएगा, बाद में बाकी देश में उसको लागू किया जाएगा। साथ ही साथ किसान ड्रोन्स, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में बहुत जरूरी एस्पेक्ट। तो किसान ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स जो रिमोट लोकेशन से उनको पायलट किया जा सकता है, का एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रॉप्स की असेसमेंट के लिए, डिजिटाइजेशन, जो लैंड रिकॉर्ड्स है, जमीन के कागज है, उनकी डिजिटाइजेशन के लिए, उनको सर्वे करने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर स्प्रेड करने के लिए, तो ये सारी चीजों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ केन बेटवा प्रोजेक्ट का भी मेंशन हुआ यहाँ पे। केन और बेटवा 2 रिवर्स, यमुना की ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है केन रिवर और ये है बेटवा रिवर, दोनों जाके यमुना को मिलती है हमीरपुर के पास, और इन दोनों रिवर्स के बीच में एक लिंक क्रिएट किया जाएगा। ये जो एरिया है बीच वाला, इसको बुंदेलखंड कहते हैं और ये मध्य प्रदेश यूपी के बॉर्डर पे आता है। और ये प्रोजेक्ट एक्चुअली पिछले साल ही कैबिनेट के द्वारा सैंक्शन हो गया था, लेकिन इसमें गवर्नमेंट 18,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के जाएंगे, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया बजट के अंदर। और इस प्रोजेक्ट को जब लिंक किया जाएगा तो आसपास के कई सारे एरियाज में पानी को इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू भेजा जा सकता है और उससे यहाँ इस एरिया की वाटर सप्लाई और इरिगेशन सप्लाई इंप्रूव की जाएगी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ही जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इनके ऊपर भी फोकस होगा, क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो साइज में छोटी हैं लेकिन इंडिया की इंडस्ट्रियल जीडीपी का 40% से भी ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करते हैं और इसमें एम्प्लॉय होने वाले लोगों की संख्या भी कई करोड़ों में जाती है। इसलिए 130 लाख एमएसएमईज पे पहले भी ध्यान दिया गया, ऐसा सरकार ने कहा है कि उन्होंने उनको ECLGS नाम की स्कीम, जो 2020 में शुरुआत हुई थी स्कीम की, क्योंकि कोरोना टाइम में इनको लोन्स नहीं मिल रहे थे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो इनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी। तो इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा ऐसा बोला, और 50,000 करोड़ और इसमें डाले जाएंगे ताकि 5 लाख करोड़ तक की जो इनकम है या जो लोन्स हैं वो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस तक पहुंच सके। साथ ही साथ डिजिटाइजेशन में भी इन्होंने कहा है कि हम ध्यान देंगे कि हम ई श्रम पोर्टल जो रिसेंटली बन रहा है, ई श्रम पोर्टल किसके लिए बन रहा है? वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए, जिन वर्कर्स का ईपीएफ में पीएफ का कोई अकाउंट नहीं है, पेंशन का कोई अकाउंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है फॉर्मलाइज, तो वो लोग यहाँ रजिस्टर करवाए जा रहे हैं। तो वैसे ही ई श्रम का पोर्टल है, नेशनल करियर सर्विसेज का पोर्टल है, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए असीम पोर्टल की शुरुआत हुई थी 2020 में, ताकि जो स्किल्स जिसके पास हैं उनके स्किल्स लिस्ट बना दे कि ये स्किल्स जी मेरे पास हैं, मैं एम्प्लॉयमेंट चाहता हूं, और जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं वो भी इस पोर्टल पे रहेंगे, तो आपस में एक मिसमैच नहीं होगा। साथ ही साथ एडिशनल क्रेडिट दिया जाएगा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को 2 लाख करोड़ का, तो 50,000 करोड़ यहां पे दिया जाएगा, 2 लाख करोड़ का एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तौर पे दिया जाएगा। दिस इज ऑलरेडी, ये कोई नई संस्था नहीं बनाई है ये कोई नई संस्था नहीं बनाई है CGTMSE,
ये पहले से एक संस्था है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये क्रेडिट गारंटी देते हैं। यानी कि अगर मैंने किसी को लोन दिया है और वो बंदा लोन रिपे नहीं कर पाता है, तो मुझे कहीं से गारंटी मिल जाती है कि वो लोन कोई थर्ड पार्टी रिपे कर देगा। वैसा ये CGTMSE काम करता है। तो इसको भी और ज्यादा पैसे देने की बात की गई, और साथ ही साथ एक नई स्कीम के बारे में भी बोला गया जिसका नाम है रैंप, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो ये जो रैंप स्कीम है, इसमें 6000 करोड़ सरकार ने निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, ऐसा बोला गया। तो ये सब इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है कोरोना वायरस के लॉकडाउन के टाइम से, उसमें 1.04 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर सरकार करने वाली है एक साल के अंदर, जिसमें उन्होंने कई नई चीज़ें लिस्ट आउट की है। बट एज सच कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं, कोई बिग अनाउंसमेंट नहीं है इसमें। तो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, एक नया पोर्टल बनाएंगे जिसका नाम होगा देश ई-स्टैक पोर्टल, और उस पोर्टल के अंदर डिजिटल इकोसिस्टम होगा स्किलिंग के लिए। तो स्किलिंग के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एक नया पोर्टल बनाया जाएगा। बट कोई भी पैराडाइम शिफ्टिंग या कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो उसको इंप्लीमेंट करते करते ही कुछ टाइम निकल जाएगा। तो डिजिटल टीचर्स को ट्रेनिंग देना, 1 क्लास 1 टीवी, यानी कि हर क्लास के लिए 200 टीवी चैनल बनाना। पहले क्या था कि हर एक क्लास 1 2 3 4 5 से लेकर 12 के लिए एक चैनल होगा, अब ये और ज्यादा चैनल्स उसमें ऐड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। हमें पता नहीं है कब तक लॉकडाउन की सिचुएशन बनती रहेगी, तो डिजिटल एजुकेशन एक्सेस प्रोवाइड करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। साथ ही साथ स्किल्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्किल्स के लिए स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगी कि वो ड्रोन शक्ति, यानी कि ड्रोन सर्विसेज प्रोवाइड करें अलग अलग क्लाइंट्स को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्रीकल्चर एंटरप्राइज रन कर रहा हूं, तो मुझे ड्रोन्स प्रोवाइड करेंगे सर्विस के तौर पे। किस लिए प्रोवाइड करेंगे? मैं अपने लैंड का सर्वे करूंगा, मैं अपने लैंड में फर्टिलाइजर डालूंगा, मैं पेस्टिसाइड स्प्रे करूंगा। उसके लिए ये फैसिलिटेट करना, ये सरकार ने अब अपनी जिम्मेदारी ले ली। 750 वर्चुअल लैब्स। क्यों? डिजिटल एजुकेशन यही मैटर करता है यहाँ पे इस टाइम पे। तो 750 वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी, और स्किलिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस है, एम्फेसिस है कौशल विकास पे, स्किल डेवलपमेंट पे। अभी भी इस स्कीम में या इस गवर्नमेंट के इस बजट में भी यही एम्फेसिस है। ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें इस बजट में ऐसी हैं जो नहीं बोली गई हैं ज़्यादा जोर शोर से। जैसे कि पिछली बार जब बजट आया था तो प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, गवर्नमेंट सेक्टर के विड्रॉल की बहुत ज़्यादा बातें हुई थी। इस बार जो बजट आया है उसमें विड्रॉल नहीं है, उसमें गवर्नमेंट और ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है, और ज़्यादा खर्चे कर रही है। उसका रीज़न ये है कि इस टाइम पे इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को ही खर्चे करने पड़ेंगे, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। हेल्थ बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहेगा भी। क्योंकि डिजिटल हेल्थ मिशन जो 2020 में अनाउंस हुआ था उसको इंप्लीमेंट करने वाली है सरकार, जिसके अंदर एक डिजिटल हेल्थ कार्ड सबको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री से लेके लैब रिपोर्ट से लेके सारी डेटा अवेलेबल होंगे। लेकिन उसको सुरक्षित रखना भी, ये भी एक चैलेंज रह चुका है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है लोगों की लॉकडाउन की वजह से, और जिस वजह से वो अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, तो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट होता है। स्कूल एजुकेशन नहीं हो पाती है तो मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। उसके लिए काउंसलिंग सेशंस करवाए जाएंगे, और ऐसे कई इंस्टीट्यूट से, इंक्लूडिंग निमहंस जो इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ को लेके, उससे पार्टनरशिप की जाएगी। साथ ही साथ जो सोशल सेक्टर है, यानी सोशल सेक्टर में हेल्थ और न्यूट्रिशन की स्कीम्स हैं। मिशन शक्ति विमेन के लिए, मिशन वात्सल्य शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए, सक्षम आंगनवाड़ी छोटे बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने के लिए, पोषण 2.0 विमेन, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन और खाने के बेहतर हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड बना देंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। अलग अलग स्कीम में कन्फ्यूजन हो जाता है। साथ ही साथ अपग्रेडेशन होगा आंगनवाड़ी सेंटर्स का। आंगनवाड़ी सेंटर जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज, छोटे बच्चों और विमेन को हेल्थ केयर प्रोवाइड होता है, उनको अब सक्षम आंगनवाड़ी के तौर पे डेवलप किया जाएगा। नई सुविधाएं होंगी, डिजिटल
कनेक्शन होगा वहां पे, ताकि वो और अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर सके। अगर मैं तीसरे पिलर की बात करूं तो पिलर नंबर 3, जिसमें फ्यूचरिस्टिक चीजें देखनी है हमने और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना है, तो पिलर नंबर 3 को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि हम 7.5 लाख करोड़ अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट रखने वाले हैं। यानी कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बनाने के लिए हम 7.5 लाख करोड़ अलग से रखेंगे। साथ ही साथ कंपनीज को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। खैर, वर्ल्ड बैंक ने अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स निकालनी बंद कर दी है, सस्पेंड कर दी है। बट अगर हम रैंकिंग में ऊपर नहीं हो सकते, फिर भी हमें एक आइडिया तो लग गया है कि उस रैंकिंग में बेहतर परफॉर्म करने के लिए क्या चीज इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो इनमें से ही कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या जो बड़े बड़े कमर्शियल एंटरप्राइजेस है जिनको लैंड पार्सल की जरूरत पड़ती है, उनको डिजिटाइज करोगे। सीपेस नाम का एक इनिशिएटिव करोगे। सीपेस यानी कि सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एक्सेट। कॉर्पोरेट सेक्टर, जिन लोगों, कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, वो अपने पुराने लोन्स नहीं रिपे कर पा रहे हैं और बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं, उनको 6 महीने के अंदर अंदर वाइंड अप करवाया जाए। पहले 2 साल की लिमिट होती थी, इन्होंने कहा है अब 6 महीने के अंदर अंदर उनको वाइंड अप करवाया जाएगा। फटाफट से उनको कहा जाएगा कि आप अपना बिजनेस क्लोज करें, जितना मैक्सिमम आपके लिए कोई बिड कर सकता है बिड करवा देंगे, ताकि फटाफट क्विक रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स हो जाए। तो यही सीपेस सिस्टम है। साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर श्योरिटी बॉन्ड्स की भी बात बोली है। श्योरिटी बॉन्ड का मतलब है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, इन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। साथ ही साथ एक श्योरिटी बॉन्ड भी साइन करेगी थर्ड पार्टी, यानी कि एक ऐसी कंपनी या ऐसा बैंक या ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो श्योरिटी बॉन्ड भी साथ में उसको बेचेगी प्राइवेट सेक्टर को। तो मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर वाले को पैसे नहीं मिले उस कॉन्ट्रैक्ट के, वापस नहीं मिले उसको पैसे, तो वो क्या करेगा? वो श्योरिटी बॉन्ड दे देगा वापस उस थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी उसको पेमेंट कर देगी गवर्नमेंट की जगह। बाद में फिर वो डिस्प्यूट अपनी रिजॉल्व करती रहे तो करती रहे, वो उससे कोई पंगा नहीं है। कहने का ये मतलब कि श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरे को पेमेंट मिल जाएगी अपने काम की। ये श्योरिटी प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड की जाएगी। किसके थ्रू? श्योरिटी बॉन्ड्स के थ्रू। तो इंडस्ट्री, एकेडमिया, ये सब में इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार ने एवेन्यूज नए नए खोल रखे हैं। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक और चीज कि आप कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी पे जाना चाहते हो, क्योंकि आपने यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी COP26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ग्लासगो में, वहां पे आपने कहा था कि आप 2070 तक, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाओगे, यानी कि नेट जीरो एमिशंस आपके हो जाएंगे। तो अब ये करने के लिए आपको कई चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे सोलर मॉड्यूल्स बनाने के लिए इंडिया में प्रमोट करना है कि आपने इंडिया में सोलर मॉड्यूल्स बनाने, उसके लिए 19,500 करोड़ का प्रपोजल दिया गया है। साथ ही साथ सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, रॉ मटेरियल जब एक्सट्रैक्ट करते हो, प्रोड्यूस करते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसको यूज करते हो, हर एक प्रोसेस में आप मटेरियल को रीयूज कर सकते हो दोबारा। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, एज यूजर हो, फाइनल यूजर हो, तो आप उसको डिस्पोजल की जगह रीयूज कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान भी उसको बेटर तरीके से यूज किया जा सकता है, या डिस्पोज करने की जगह उसको दोबारा रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये क्या होता है कि आप हर स्टेज पे ये सोचो कि कोई प्रोडक्ट जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसको डिस्पोज करने की जगह मैं दोबारा उसको यूज करूं। ये होता है सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने कहा कि हम इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम पायलट प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, यानी कि नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे कोल गैसिफिकेशन के। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है कि जब कोल हमारे पास कोल माइंस में पड़ा है, उसको आप स्टीम से ट्रीटमेंट करते हो, यानी कि हॉट वाटर से उसको ट्रीट करते हो, हॉट स्टीम से, सॉरी, गैसियस फॉर्म में उसको ट्रीट करते हो, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन निकल जाता है, और हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मोस्टली इसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसको फ्यूल सेल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, और ये नॉन पॉल्यूटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 4 नए पायलट प्रोजेक्ट बनाएंगे।
तो इस साल के बजट का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये रहा कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी को अनाउंस कर चुकी है। कहने का ये मतलब है कि जैसे वर्चुअल करेंसीज बिटकॉइन, इथीरियम और बाकी सारी मार्केट के अंदर चल रही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, वैसे ही अब गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इशू करने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन करेंसी जो इंडियन डिजिटल रुपी होगा। उसका नाम हो सकता है बाद में कुछ और रख दें, लेकिन वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानें, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानें, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहा हूं, उस पर क्लिक करिए। उसमें हमने पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। अब जब गवर्नमेंट ये करेंसी लेके आएगी तो फिर बाकी क्रिप्टो करेंसीज का क्या होगा? क्रिप्टो करेंसी एक तरह से डिजिटल एसेट की तरह काम करती है, यानी कि आपका जो एसेट है बिटकॉइंस का वो वर्चुअल वर्ल्ड में है, लेकिन रियल वर्ल्ड में फिजिकल फॉर्म में आपके पास नहीं है। जो भी वर्चुअल एसेट्स हैं उनकी ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाने का अनाउंसमेंट किया है, जिसको क्रिप्टो टैक्स बोल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से बर्डन हो जाएगा क्रिप्टो, जिनके पास क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जब 30% टैक्स लगेगा तब। और ये 30% टैक्स सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्राइवेट एसेट नहीं होगा, वो एक तरह से फिएट मनी की तरह काम करेगा। तो जो भी करेंसी सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाती है, जैसे इंडिया में रुपी है, ठीक है, यूएसए में डॉलर है, वो लीगल टेंडर होता है, फिएट मनी होता है, और उसको आप क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा सिक्योर मानते हो। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसीज की जगह आपकी डिजिटल रुपी में ट्रांजैक्ट करें। इससे आपकी डिजिटल इकोनॉमी और इंप्रूव होगी, जो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम चौथे पिलर की बात करें जिसमें वो इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करने की बात करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को एक गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4% तक का फिस्कल डेफिसिट रख सकती है। और ये क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 293 के अंदर ये बोला गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करती है तभी वो अपनी बोरोइंग यानी कि अपने जो लोन लिए हुए पैसे हैं उसके अमाउंट को इंक्रीज कर सकता है। या पहले अगर उन्होंने कोई लोन लिया है और नेक्स्ट उन्होंने लोन लेना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के लेना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 4% जीएसडीपी का लिमिट दे दिया। मान लीजिए एक स्टेट की 100 इनकम है तो 4 रुपए वो बोरो कर सकता है, 4%, यही मतलब हुआ। साथ ही साथ स्टेट्स को 1 लाख करोड़ रुपए और एलोकेट किए जाएंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सके। तो आप देख सकते हो कि इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट किसकी तरफ से स्टार्ट हो रही है? गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर भी आए सामने और नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है एक बजट डॉक्यूमेंट के अंदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एग्जाम एस्पिरेंट, वो होता है डेफिसिट्स का डेटा। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये चारों कंपोनेंट भी मैंने एक अलग वीडियो में समझाए हुए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप जरूर उसको देखिएगा। और उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो प्लीज उसको क्लिक कर लिएगा और तब आपको समझ आ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट को कितने पैसे बोरो करने पड़ रहे हैं अपने खर्चे और अपनी इनकम को इक्वल करने के लिए, यानी कि अपने बजट को चलाने के लिए उनको कितने पैसे बोरो करने पड़ रहे हैं। तो पिछले साल की अगर बात करें तो 6.9% ऑफ जीडीपी इतना उनको बोरोइंग करनी पड़ी। इस बार का टारगेट रखा गया है 6.4% ऑफ जीडीपी। ये फिगर एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इसलिए आपने याद रखनी है। साथ ही साथ ये बाकी के जो रेवेन्यू डेफिसिट्स हैं, जैसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इनकी असेसमेंट भी ये की गई है कि ये कम रहेंगे पिछले साल के मुकाबले। इसका मतलब सरकार अपने खर्चों को एक तरह से कंट्रोल भी कर रही है, लेकिन जो खर्चे हैं उनको मैक्सिमाइज कर रही है इन्वेस्टमेंट से। तो इसका मतलब सरकार ने कहीं पे खर्चे कम भी किए होंगे, और वो जो कम किए हैं वो किए हैं सब्सिडीज के अंदर।
तो फर्टिलाइजर के अंदर, फूड के अंदर जो सब्सिडी दी जाती है उसका खर्चा सरकार ने कम करने का फैसला लिया है, और वही खर्चा डाइवर्ट करके वो लोग इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगाएंगे, जो कि जरूरी भी है। अब सबसे पहली न्यूज़ जो मिडिल क्लास देखना चाहता है एक बजट में, वो ये कि इनकम टैक्स की जो वैल्यूज़ हैं, इनकम टैक्स की जो स्लैब्स हैं, उसमें बदलाव आए हैं या नहीं आए हैं। यानी कि आप जितनी इनकम कमाते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट जितना % टैक्स लेती है, क्या उसको बदला गया है? जवाब है नहीं। ये तीसरा साल है, 3rd ईयर रनिंग है, जहां पे इनकम टैक्स की स्लैब्स को चेंज नहीं किया गया है। तो जैसे पुरानी चलती आ रही थी, 2.5 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो आपके 5% लगेगा, ठीक है, 5 लाख से 7.5 है तो फिर उसके ऊपर एडिशनल इनकम पे 10% लगेगा। इस तरीके से इनकम टैक्स वही स्लैब रेट जो 2019 में था, 20 में था और 21 में, तो यही सेम सिस्टम अभी भी चलता जा रहा है। यही सिस्टम चलाया, उसको चेंज नहीं किया। कुछ हद तक थोड़ा बहुत टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड थोड़े बहुत मेजर्स, ताकि ईज ऑफ पेइंग टैक्स लोगों की बढ़ सके। अगर 2 साल तक आपके इनकम में कोई चेंजेस आपने करने हैं, मींस आपने इनकम टैक्स फाइल किया, उसमें आपको कुछ करेक्शन करवाना है, तो उसके लिए 2 साल तक का पीरियड आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो होते हैं उनको टैक्सेशन से कुछ छुटकारा मिला है, कुछ रियायत मिली है, और सरचार्ज और ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स रेट, ये भी 2 तरीके के डायरेक्ट टैक्स होते हैं। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, तो कहने का मतलब अगर किसी को 10% कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है, उस 10% के ऊपर 2% टैक्स लगता है, उसको सरचार्ज कहते हैं। अगेन ये सारे कंसेप्ट्स मैंने बजट के एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन से आप जरूर देखिएगा और क्लियर होगा आपको। सो 10% के ऊपर 2% सरचार्ज लगता है। वो कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव्स के ऊपर अब वो नहीं लगेगा, कंपनीज जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है उनके ऊपर जरूर लगेगा। साथ ही साथ आपकी लिटिगेशन मैनेजमेंट की जाएगी, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स को 30% पे टैक्स किया जाएगा, यही मैंने बताया। तो वर्चुअल एसेट्स में आते हैं क्रिप्टो करेंसीज, और वर्चुअल एसेट्स में आते हैं आपके NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स। एग्जाम्पल है नॉन फंजिबल टोकन्स, कुछ ऐसी वर्चुअल एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई फोटो हो सकता है, कोई ट्वीट हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, जो डिजिटल फॉर्म में किसी ने कॉपीराइट ले लिया उसका, और वो उसको सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्म में सेल करना चाहता है। इस चीज़ के पीछे ऑक्शंस भी होते हैं और कई सारी तरीके की बिडिंग प्रोसेस भी होती है। अगर ऐसे किसी एसेट के ऊपर आप खर्चा करते हैं तो उस पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें टैक्स में प्रपोज की गई हैं। साथ ही साथ अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं या जीएसटी की बात करूं, जीएसटी के ऊपर ज्यादा कदम बजट में नहीं उठाए जाते। रीजन है कि जीएसटी काउंसिल उसके लिए अलग से बनी हुई है। आर्टिकल 279A के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा भारत का संविधान है, उसमें ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है ताकि वही उसके ऊपर डिसीजन ले। तो बजट में ज्यादा जीएसटी से बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ और टैक्सेस से बदलाव किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लेंडेड फ्यूल है, ब्लेंडेड पेट्रोल है, यानी कि डीजल पेट्रोल को आप इथेनॉल के साथ ब्लेंड करते हो, मिथेनॉल के साथ ब्लेंड करते हो, तो उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगेगी, यानी कि जो टैक्स ड्यूटी लगेगी, टैक्स लगेगा, वो कम लगेगा। अगर बिना ब्लेंड किए बनाते हो तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी ज्यादा लगेगी। ब्लेंडिंग का क्या पर्पस है? ब्लेंडिंग का पर्पस है कि कार्बन की जो एमिशंस है वो कम हो जाते हैं उससे, और इसीलिए आप प्रमोट करना चाहते हो उसको। साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे आईटी बेस्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो वही जो बड़ी चढ़ी बातें होती है, कुछ ठोस इसमें आपको नहीं नजर आएगा। कस्टम्स ड्यूटी स्टील स्क्रैप पे नहीं लगाई जाएगी। वो क्यों? क्योंकि आप रीसाइकलिंग को प्रमोट करना चाहते हो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को रीसाइकल करना चाहते हो। साथ ही साथ कुछ जगहों पे कस्टम्स ड्यूटीज एग्जेम्प्ट की गई है, वो ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इन एनी केस हमारा बजट का प्रीलिमिनरी डिस्कशन खत्म हुआ। अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में इसको डिस्कस किया जाए हर एक एस्पेक्ट को, तो हम आगे भी आपके साथ वीडियोस शेयर करते रहा करेंगे। आप बस सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।